पढ़े हैं, कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं, हमने मार्शल का देखा, हिक्स का देखा, रिवॉर्ड प्रेफरेंस थ्योरी सिमुलेशन का देखा, फिर हिक्स का देखा जो उन्होंने रीजनल थियरी ऑफ दिया था, रीजनल थियरी ऑफ डिमांड। उसके बाद बात ऐसी हुई कि ये सारी चीज़ें जैसे चलती जा रही थी, तो किसी भी वस्तु की, जैसे कोई भी अगर उपभोक्ता हो तो एक लिमिट है कि कितना खरीदेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना है, आपने कार लिया, तो कार लिया, मारुति ले ली, कोई भी कार ले लिया, आपकी कार की आवश्यकता है तो आपने कोई भी कार ले लिया, तो बस बात खत्म। यहाँ तक जो अब तक हम लोग चले आ रहे थे, जो भी थियरीज में चले आ रहे थे, तो यहाँ तक बात खत्म कि आपकी कार की जरूरत है, आपने कार लिया, बात खत्म। हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको, आप देखिएगा, आपने कार लिया, आपके बात खत्म। आपको फोन की आवश्यकता है, आपने कोई भी फोन लिया, आपके बात खत्म। लेकिन इसके बाद एक नई सिद्धांत आई कंज्यूमर बिहेवियर में, एक नई क्रांति के तौर पे। अब तक हमने हिक्स का जो रिवॉर्ड प्रेफरेंस थियरी थी, बाद माफ करिए, वो जो सैमुअल्सन का रिवॉर्ड प्रेफरेंस थियरी, फिर बाद में लॉजिकल थियरी आई थी किन्स की, उसके बाद हिक्स की, उसके बाद जो है हम देखते हैं थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक नया युग की शुरुआत। एक नए अर्थशास्त्री आते हैं, एडविन लैंकास्टर। उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कार है या कोई भी चीज है, फोन है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी काम लिया, फोन लिया, कार लिया तो बात खत्म हो गई। तो अगर ऐसे रहेगा तो कैसे उत्पादन होगा, फैक्ट्री में कैसे फोन नया बनेगा, कैसे कार बनेगा, और क्या कार कैसे आएगी। अगर मान लीजिए सबके पास एक एक हो गया तो बात खत्म, तो कैसे काम बनेगा, काम ही नहीं चलेगा, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, तो क्या करें। तो यहीं पे एक नया सिद्धांत आया, जब कहा गया कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पहले आप समझिए क्या है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यह एक प्रकार का बाजार व्यवस्था है, क्या है, और इसमें होता क्या है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बेचने वाले। जैसे मान लीजिए एक चीज के, जैसे मान लीजिए साबुन है तो निरमा साबुन है, लक्स साबुन है, लाइफ बॉय है, पियर्स है, तमाम तरह के साबुन है। तो उनकी एक विशेष गुण होता है, वैसे नहीं। मान लीजिए अगर कोई भी अगर मान लीजिए आप गया खरीदने, तो हम निरमा हमको चाहिए, तो हम लोग उसमें खासियत है, भैया उसमें चंदन पड़ा है, उसमें हल्दी पड़ा है, इसलिए हम निरमा लगाएंगे। दूसरा पियर्स वाला गया, भैया इसमें ग्लिसरीन की मात्रा अधिक है, तो हम ग्लिसरीन वाला खरीदेंगे। तो इस तरीके से है। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल साबुन खरीदेगा उपभोक्ता, क्योंकि एक अधिकारात्मक बाजार में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सब्स्टिट्यूट होते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तु होते हैं, एक ही चीज की विभिन्न प्रकार के प्रतिस्थापन वस्तु होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, बेचने वाले होते हैं, और सबकी एक मोनोपोली होती है। मोनोपोली मतलब क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक नाम ही है इसका। मोनोपोली का मतलब अपने जो उत्पाद है बेचने का, कीमत तय करने का पूरा अधिकार है कि जितना मन पे उतना बेचेंगे, अपने दाम पे, अपनी कीमत पे बेचेंगे, अपना कीमत लगा के बेचेंगे। तो कीमत की भी छूट है, लेकिन विभिन्न प्रकार की एक ही वस्तु में अपनी वस्तु की तो मोनोपोली है, लेकिन जो उसी के सब्स्टिट्यूट हैं उसकी मोनोपोली उसके पास नहीं है। तो एक ही वस्तु के क्या है, विभिन्न प्रकार हैं। एक साबुन के कई प्रकार हैं, एक कार के कई प्रकार, मर्सिडीज हो गया, समझ लीजिए वैगनआर हो गया, स्विफ्ट हो गया, ये सारे प्रकार हैं। तो इसी प्रकार से आए और उन्होंने कहा कि एक अधिकारात्मक बाजार में, जहां पे आप केवल कार बना के केवल इसी तरह से उपभोक्ता नहीं, उपयोगिता नहीं नाप सकते कि केवल उसके पास कार है तो उसके पास इतनी उपयोगिता है, उसके पास फोन है तो इतनी उपयोगिता है, इससे वो नहीं खरीदेगा। वो कि उसको कार चाहिए तो जाके उसको कार, किसी भी कार से उतनी ही उपयोगिता मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हर कार से एक ही तरह की उपयोगिता मिलेगी। इन्होंने कहा कि जो वस्तु की उपयोगिता है वो केवल उपभोग करने से नहीं होता है कि आपने कार चलाया तो आपको उपयोगिता मिल गई। इन्होंने कहा कि जो वस्तु की उपयोगिता है उसके गुण के कारण होता है। किसके कारण होता है, गुण, एट्रीब्यूट्स। और यहीं पे एक नए सिद्धांत इन्होंने दिया कैल्विन लैंकास्टर ने। और जब इन्होंने दिया, लैंकास्टर जब ये देते हैं ये सिद्धांत 1966 में देते हैं, और इनका जो थियरी का नाम था न्यू अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। न्यू अप्रोच ही तो था कंज्यूमर बिहेवियर का, एक नया दौर, एक नया दृष्टि मिली। और फिर यहीं से शुरुआत हुई कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता केवल उपभोग करने से नहीं मिलता। उपभोग करने से तो मिलता है, लेकिन केवल मात्र उसके उपभोग से नहीं मिलता है। जो उपभोग करने से जो संतुष्टि मिलती है वो किससे मिलती है, वो वास्तविक गुण से मिलती है। कैसे, अब हम बताते हैं आपको कैसे। मान लीजिए एक मकान है, गांव में खरीदा है, तो गांव के बगल में पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो गांव तो आपने मकान वहां है, वही है, वो भी उपयोगिता दे रहा है। और एक शहर में मकान है, बगल में सड़क है, सब सामान बगल में मिल जा रहा है, तो आदमी कितना, मान लीजिए 50 लाख का वो भी है, लेकिन 50 लाख का ये भी है, लेकिन इसका क्या है, इसकी जो डिमांड है, उपयोगिता है, विशेषता अधिक है, हर एक चीज बगल में है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक चीज बगल में है तो सुविधा है आपके पास, इसीलिए इसकी कीमत क्या है, उसी 50 लाख में एक छोटा एक कमरा मिलेगा, और गांव में उसी 50 लाख में क्या मिला,
5-6 कमरे मिले, तो क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता उतना नहीं है, क्योंकि उसकी सारी चीजें क्या है, दूरी दूरी पे है, सारे संसाधन दूरी दूरी पे हैं जो उसको चाहिए। अब थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में इन्होंने क्या कहा, देखिए 3 चीजें आपको महत्वपूर्ण है जिसमें आपको नोट करना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सबसे पहला ये है, उन्होंने सबसे पहले एजम्पशंस दिया, एजम्पशंस। सबसे पहला एजम्पशन है कि कोई भी वस्तु की जो उपयोगिता है, किसी भी वस्तु की उपयोगिता किससे मिलती है? अभी हमने आपसे बताया कि किसी भी चीज की उपयोगिता किससे मिलती है? कोई भी चीज कोई उपभोक्ता क्यों खरीदता है? क्योंकि उसमें उसकी उपयोगिता होती है, उसकी विशेष गुण होता है। उसकी उपयोगिता किससे नापी जाती है? विशेष गुण और विशेषता के कारण। कि आपने फोन खरीदा तो आपने इसलिए खरीदा क्योंकि इसका विशेष गुण है। सैमसंग का मोबाइल आप खरीदा तो विशेष गुण है, एप्पल का मोबाइल आपने खरीदा तो विशेष गुण है, विशेषता है इसकी। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो सबसे पहला एजम्पशन है कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु को इसलिए खरीदता है क्योंकि उसमें क्या है? विशेषता है, एक खास विशेषता है, विशेषता या गुण। नंबर दूसरा, विशेषता या गुण है। उसके बाद क्या होता है, कोई भी उपभोक्ता उस पॉइंट को चुनता है, उस चीज को चुनता है जिससे उसको अधिकतम गुण प्राप्त हो, उपयोगिता प्राप्त हो, उस विशेष गुण के संयोग को चुनता है। उस व्यक्ति उपभोक्ता है, उस विशेष गुण को चुनता है जिसकी क्या है, जिसकी उपयोगिता ज्यादा है, जिस गुण की उपयोगिता ज्यादा है। अभी इसकी हम देखा जाए कि गुण की उपयोगिता का मतलब क्या होगा। नंबर तीसरा, इसमें है कि जो वस्तुओं का मांग है वो व्युत्पन्न मांग है। जो कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपने कार खरीदा तो इसलिए खरीदा कि उसको विशेष गुण है, तो वो किसके कारण, तो उस वस्तु की मांग किसके द्वारा हुई? उस गुण के द्वारा हुई कि उसमें ये गुण है। जैसे मान लीजिए सैमसंग मोबाइल में आपके पास नया एप्पल फोन आया है तो उसमें 4 ठो कैमरा है, तो और मोबाइल सब छोड़ के वही वाला फोन खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उसके विशेष गुण है कि उसमें 4 ठो कैमरा है। यही वाला सिस्टम है। तो इसमें क्या है, उसकी जो मांग है वो क्या है? व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न मांग है। किसकी? उसके गुण की, गुण के द्वारा उसमें व्युत्पन्न होता है उसकी मांग। नॉर्मल डिमांड फंक्शन जैसे अब तक हम लोग पढ़े आ रहे थे वगैरह, उसमें क्या था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए भूमि पूंजी लगान, भूमि पूंजी उद्यमी वगैरह, इन सब का जो पैसा, ये सब चीजें हैं, ये जो उत्पादन के साधन है, भूमि वगैरह, पूंजी वगैरह, ये किसके कारण उत्पन्न हो रहे थे? वस्तु की मांग के कारण। कोई वस्तु मांगा, कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता वस्तु की मांग की, और तब क्या हुआ? वस्तु का उत्पादन हुआ। जब वस्तु का उत्पादन हुआ तो उसमें जो संसाधन लगेंगे उसकी मांग हुई। जब उसकी मांग हुई तो इसी को कहा जाता है कि जो वस्तु की, जो साधनों की मांग है, उसकी साधनों की मांग क्या है? व्युत्पन्न है। किसके कारण? वस्तु के कारण। और जो यहाँ पे क्या है, वस्तु की मांग ही व्युत्पन्न है। ये जो थ्योरी है, जो कैल्विन लैंकास्टर ने दिया था, इसमें क्या है कि वस्तु की मांग है वो खुद भी उत्पन्न है। किसके कारण? उस गुण के कारण। हमने बताया ना कि अगर आपके किसी फोन में, सबने फोन लिया है लेकिन एक नया फोन लॉन्च हुआ, एप्पल कोई OnePlus तो आया ही था, मान लीजिए कोई एप्पल कुछ नया फोन आ गया, तो उसमें मान लीजिए 5 कैमरा है, तो सारी भले उसके पास फोन है लेकिन वो खरीदेगा। क्यों? क्योंकि एक उसमें गुण है आ गया, लोग उसको खरीदेंगे। किसके कारण? उसके गुण के कारण। इसीलिए वस्तु की मांग किसके कारण है? उसके गुणों के कारण है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बस वही बात है, अभी तक जितने भी सिद्धांत हैं तो सब ये मानते हैं कि जो उपभोक्ता है वो क्या है? नियो क्लासिकल थियरीज हैं, एकाधिकारात्मक बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि जो उपभोक्ता है अर्थात जो खरीदने वाला है वो क्या है? रेशनल है, एकदम बुद्धिमान है, कि वो एकदम भैया एकदम सबसे बढ़िया चीज खरीदेगा, जिसमें उसको सबसे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी उसी को खरीदेगा। बस अब हमने इसका ग्राउंड दे दिया, बेस दे दिया, हमने स्पार्क, सब कुछ सारी डिटेल हमने दे दिया। अब इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं तुरंत। अब जैसे समझ लीजिए कोई भी 2 वस्तु है, ये है, ये है, 2 वस्तु है A और B, और इसके 2 गुण हैं। एक में क्या है? एक समझ लीजिए मीठा है, और एक समझ लीजिए एक मीठा है, इसमें एक गुण है, मीठा भी है और नमकीन भी है। समझ लीजिए मीठा भी है और नमकीन भी है, 2 गुण है और 2 वस्तु है। तो मान लीजिए हमारे पास जितना पैसा है उसमें हम क्या खरीद सकते हैं? इतना है, और इससे मिल रहा है इतना,
हमारे पास इतना पैसा है, उसे हम बजट कंस्टेंट बोलते हैं, अभी हम इस पे देखेंगे। तो उसमें हमारे पास इतना पैसा है, समझ लीजिए हम इतना यहाँ पे मीठा की मात्रा इतना है और नमकीन की मात्रा इतना है, और यहाँ पे मान लीजिए जो दूसरी वस्तु है इसमें मीठा की मात्रा इतना है और नमकीन की मात्रा इतना है। लेकिन हम खरीदेंगे किसको? जिसमें सबसे, देखिए उपभोक्ता रेशनल है, बुद्धिमान है, तो वो उसको खरीदेगा जिसमें सबसे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी। उपयोगिता किससे मिलेगी? वस्तु के गुण के कारण मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से इसमें सबसे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, उसी को वो खरीदेगा। ओके, अब हम जल्द से देख लेते हैं। उपयोगिता को मापने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे कहने का अर्थ ये है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे वस्तु को रोकेगा, अर्थात जिस जहां पे वस्तु खरीदेगा कोई उपभोक्ता, हम उस बिंदु को देखते हैं कि कहां वस्तु खरीदेगा। देखिए एक और एजम्पशन आप लिखें, एक और एजम्पशन लिखें, नंबर 4, क्या कि इसको भी हम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से ही दिखाएंगे। इंडिफरेंस कर्व मतलब उपयोगिता, और दूसरी चीज इसमें और शामिल है। देखिए इसमें दो फैक्ट और शामिल है। एक फैक्ट इंडिफरेंस कर्व है, किसके लिए? वस्तु के लिए। अरे जिस प्रकार वस्तु की उसमें मात्रा उपयोगिता देती थी, इसमें क्या है? नॉर्मल में इसमें उसकी गुण या विशेषता उपयोगिता देता है, तो उपयोगिता दोनों देते हैं, इसलिए दोनों के लिए हम आईसी कर्व जिसपे सबसे ज्यादा उपयोगिता गुण होगा वो सबसे ज्यादा उपयोगिता देगी, जो सबसे ज्यादा उपयोगिता देगी उसी को हम आईसी से दिखाएंगे। उसके बाद इसके बाद जो आता है आईसी कर्व के बाद हम इसमें इफिशियंसी लाइन देखते हैं, इफिशियंसी कंडीशन। जैसे समझ लीजिए आपने बजट कांस्टेंट देखा था, तो बजट कांस्टेंट के अलावा इसमें हम इफिशियंसी कंडीशन के माध्यम से देखते हैं। इफिशियंसी कंडीशन जिस प्रकार से आपने देखा था बजट लाइन था, तो बजट लाइन क्या बताता था? वस्तु की दिखाता था कि उसके पास बजट कितना है, बजट की मात्रा कितनी है, उसके पास कितना पैसा है, वो तभी तो खरीदेगा। इसी चीज को इफिशियंसी चीज, इसमें इफिशियंसी बजट कांस्टेंट की तरह ही इफिशियंसी मतलब कुशलता। और ऐसा भी है कि जैसे ही नंबर 3 थिंग्स आप देखें कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, नंबर तीसरा, जैसे ही नई तकनीक आती है, जैसे मान लीजिए आपने फोन लिया 3 कैमरा वाला है, तो जैसे ही नई तकनीक आई जैसे 4 कैमरा वाली आ गई, तो उसकी जो इफिशियंसी वो बढ़ जाएगी। इसमें ऐसी मान्यता है कि जैसे ही इफिशियंसी, जैसे मान लीजिए नई 4 कैमरा वाला आ गया तो उसकी इफिशियंसी कंडीशन बढ़ जाएगी, बस इफिशियंसी। अब सीधे हम डायग्राम पे आते हैं। हमने पूरा रूट दे दिया आपको, क्यों आया, किस लिए आया, इसकी आवश्यकता। देखिए हर एक क्वेश्चंस में जब आप सॉल्व करें तो ये वाला एक फार्मूला लगाएं, यानी इक्वल टू आई, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। वैसे तो कुछ आता नहीं है और कोई भी प्रोसेस एक दिन में होता नहीं है। तो इस तरीके से चीजें बदलती हैं, कैसे बदल रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये सब हमको देखना होगा। तुरंत हम देख लेते हैं। आप इसमें ऐसे खींचें और आप सीधे लिख लें, ऐसे आप बनाएं, ठीक है। अब आप लेंगे बजट कांस्टेंट, ऐसे अब मान लीजिए ये सैमसंग का फोन है, सैमसंग का फोन है, ये ओल्ड वर्जन है, और जब सैमसंग का फोन है ये न्यू वर्जन है। या ऐसे समझ लें आप, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिया चावल ले लिया, और यहाँ पे गेहूं, कुछ भी ले सकते हैं, गेहूं। यहाँ पे देखिए हमने बताया था ना गेहूं, तो देखिए इसमें हम आपको एक तरह से समझा दें। जैसे मान लीजिए आपने एक सैमसंग का फोन लिया और ओल्ड वाला है, तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसमें बजट लाइन यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही आपने नई वर्जन आ गया, जैसे कि न्यू वर्जन आई सैमसंग का, तो बजट लाइन और बढ़ जाएगा और आगे चला जाएगा। इसकी यही विशेषता है, तो हम इसको समझाना जरूरी, मतलब हम समझें कि इसको भी समझाना जरूरी है, इसीलिए जरूर। अब देख लेते हैं चावल गेहूं में। चावल है, गेहूं है, और फिर यहाँ पे मान लीजिए मक्का है, ठीक है, और यहाँ पे समझ लीजिए जौ है, ठीक है। 4 तरीके की चीजें हैं। अब हम इफिशियंसी लाइन देख लेते हैं। ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। और हमने बताया है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कैलोरी है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है,
यहाँ पे कैलोरी है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। अब हम देख लेते हैं कैसे देखेंगे इसको। अब हम बनाते हैं वही क्या, आईसी कर्व। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे इसको, ऐसे। अब बताइए कहाँ चूज करेगा उपभोक्ता? वहां पे चूज करेगा जहां सबसे ज्यादा उसको, देखिए जहां पे सबसे ज्यादा इसको कैलोरी मिलेगी, जहां पे इसको सबसे ज्यादा कैलोरी मिलेगी और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्योंकि उपभोक्ता रेशनल है, समझदार है, इसीलिए ऐसा करेगा कि उसको सबसे ज्यादा जहां कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट मिलेगी वहां पे वो पसंद करेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिल रहा है? देखिए IC1 है, IC2 है, और देखिए जहां पे सबसे ज्यादा कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वहां पे उसको सबसे ज्यादा उपयोगिता भी मिलेगी। तो देखिए कहाँ मिल रहा है? इस बिंदु पे मिल रहा है। देखिए इस पे तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारा जो बजट कांस्टेंट है, इफिशियंसी फ्रंटियर इसे बोलते हैं, इफिशियंसी फ्रंटियर, इसी को इफिशियंसी फ्रंटियर बोलते हैं, इफिशियंसी फ्रंटियर। तो ये क्या है? बजट कांस्टेंट है, पैसा बता रहा है, इफिशियंसी बता रहा है, इसकी कुशलता बता रहा है कि अगर सैमसंग का फोन है और नया फोन आया तो क्या हो गया, उसकी इफिशियंसी बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई, गुण बढ़ गया, तो उसकी मांग बढ़ गई, इफिशियंसी बढ़ गई, बस वही है। तो क्या हो रहा है, ये इफिशियंसी के द्वारा कोई वस्तु खरीदता है, बजट कांस्टेंट के रूप में इसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे अधिक उपयोगिता वो दे रहा है, तो उपभोक्ता क्या चुनेगा? ई बिंदु पे। अब ई बिंदु पे चुनेगा कैलोरी की मात्रा C और कार्बोहाइड्रेट का मात्रा K, यहाँ पे चुनेगा। लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे अगर दो वस्तु चूज रहा है, चावल और गेहूं खरीद रहा है, तो कितना खरीदेगा? इसके लिए इन्होंने कहा कि आप इसी के जस्ट पीछे आए और जैसे जहां पे टच करता है इस लाइन को, चावल को, वहीं पे इतना क्या करेगा, इतना मात्रा चावल का खरीदेगा। इसके अलावा आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी केल्विन लैंकास्टर के बारे में, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में, क्योंकि हमने सारी चीजें बता दी है, पूरी डिफिनेशन बता दी है, पूरी उसकी पूरी ब्रीफ तरीके से क्यों आया, किस लिए आया। तो देखिए यहाँ पे C डैश मात्रा कैलोरी का खरीदेगा और K डैश मात्रा किसका खरीदेगा, चावल का इतनी मात्रा खरीदेगा, इसमें कैलोरी है इतना और कार्बोहाइड्रेट इतना है, और उसके अलावा जो बचेगा इतना पार्ट K डैश K और C डैश C, ये कितना मात्रा है, ये इतना मात्रा किसका खरीदेगा, वो इतना मात्रा वो चावल का खरीद ले रहा है। तो जितना इतना बच रहा है वो किसका खरीदेगा, गेहूं का खरीदेगा, ठीक है। तो कितना खरीदेंगे हम लिख लेते हैं, चावल वो खरीदेगा, चावल खरीदेगा ओ C डैश और कितना खरीदेगा, चावल इतना खरीदेगा ओ C, जिससे उसकी उपयोगिता ओ C डैश और ओ K डैश, चावल ओ C डैश ओ K डैश के बराबर खरीदेगा, और जो गेहूं खरीदेगा वो C डैश C और किसके बराबर, K डैश K के बराबर गेहूं की मात्रा खरीदेगा, और चावल की मात्रा ओ C डैश और ओ K डैश के मात्रा के बराबर खरीदेगा। आई होप आप लोगों को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा, पूरा ब्रीफ हमने बताया इसको, और क्यों आया, किस लिए आया। इसके अलावा हम एक नई सिद्धांत की तरफ चलेंगे, इसकी चर्चा हम अगली में करेंगे, अगले बारे में, अगले थियरीज में, कि अनसर्टेनिटी, आप इसके बारे में एक बार ध्यान दीजिएगा, अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनिश्चितता। अभी तक तो मांग निश्चित थी, तो भैया अगर मान लीजिए नया फोन आया तो खरीद लेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है कि नई फोन आएगा तो सब लोग खरीद लेंगे? कोई खरीदने जाएगा उपभोक्ता, ऐसा है या नहीं, इसके बारे में हम अगली बार में चर्चा करेंगे। और आप इसको एक बार फिर नहीं समझ में आया तो फिर देखें, कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। माइक्रो इकोनॉमिक्स मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर चीजें समझ में आए तो आप कमेंट करें।